बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक थ्योरी एंड डिस्कवरी। डिस्कवरी जो हम लोग लेंगे वो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की कैसे हुई, न्यूट्रॉन की कैसे हुई। इससे प्रीवियस लेक्चर जितने भी आपने देखे हैं उसमें मैंने मॉडर्न कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको, लेकिन अब मैं आ रहा हूँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर कि इनिशियली एटम के बारे में क्या लोगों का मानना था, उसके बाद फर्दर आहिस्ता आहिस्ता कैसे डेवलपमेंट होता गया और सोच कहाँ से डेवलप हुई। तो शुरुआत एटम से कर रहे हैं। थ्योरी पे मैं अभी आऊंगा। शुरू के ज़माने में एटम के माने होते थे स्मॉलेस्ट इनविजिबल इंडिविजिबल। पार्ट ऑफ मैटर। मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट और इनविजिबल पार्ट जो दिखता न हो और जो डिवाइड भी न होता हो उसे हम एटम कहते थे। ये इनिशियल लेवल का आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पता चला कि एटम भी डिवाइड हो सकते हैं और ये ख्याल लोगों को आया कि एटम भी किसी चीज का बना हुआ है। तो एटम स्मॉलेस्ट नहीं है, लेकिन इनिशियल लेवल के कॉन्सेप्ट के हिसाब से एटम को स्मॉलेस्ट माना गया था, इनविजिबल, इंडिविजिबल, इंडिस्ट्रक्टिबल पार्ट ऑफ मैटर माना गया था। मॉडर्न कॉन्सेप्ट यानी आज का हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि एटम बना हुआ है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी डील कर लिया है। मैं ये वाला टॉपिक आखिर में क्यों पढ़ाता हूं, जब मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके आपको एक्सप्लेन करूंगा तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये टॉपिक जो किताब में अमूमन तौर पे शुरू में दिया हुआ है, मैंने आपको आखिर में क्यों पढ़ाया। क्योंकि जब मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप आपको पढ़ा रहा हूँगा तो मैं याद नहीं कराऊंगा कि आपको ये याद रखना है, बल्कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ये सेटअप के अंदर जितने पॉइंट्स आएंगे वो पॉइंट्स क्यों आए, साइंटिस्ट ने अगर ऐसा न लिया होता तो क्या होता। तो उससे क्या होगा कि आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। खैर, तो एटम के बारे में ये पुरानी धारणा है। स्टार्ट जो हम लोग करेंगे आज का टॉपिक, वो करेंगे एटॉमिक थ्योरी और साथ साथ पैरेलल में चलेगा सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, साथ में न्यूक्लियस की डिस्कवरी कब हुआ, किस जमाने में हुआ, कौन से सेटअप के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। तो देखिए, पहले मैं सीक्वेंस लिख देता हूं। सबसे पहली जो एटम के बारे में थ्योरी आई या मॉडल आया उसे डाल्टन ने दिया, इसलिए इसको कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये 1808 में आया था। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से बहुत पहले तो ये थ्योरी मानती थी कि एटम ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई तो जे थॉमसन ने एटॉमिक थ्योरी दिया। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, उसी डिस्कवरी के बाद इन्होंने एटम का एक मॉडल सजेस्ट किया जिसको हम लोग पढ़ेंगे थॉमसन एटॉमिक थ्योरी हेडिंग के अंदर। ये दिया गया था 1897 में।
1897 19वीं सेंचुरी के आसपास। रदरफोर्ड ने जब आकर न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी तो थॉमसन का मॉडल फेल हो गया। रदरफोर्ड्स एटॉमिक थ्योरी जो 1911 में दिया गया है आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डील कर रहे थे और बोर के बारे में बताया था कि बोर बेरी स्कीम था 2n² कि किस ऑर्बिट की कितनी कैपेसिटी है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को रखने की। तो जो आखिरी है चौथा थ्योरी जो हमें पढ़ना है वो है बोर्स एटॉमिक थ्योरी। बोर्स एटॉमिक थ्योरी, इसके लिए बोर को 1922 में नोबेल प्राइज भी मिला है। 1922 में बोर्स को नोबेल प्राइज मिला है। तो कुल मिलाकर ये है, आप देखें डेट बाय डेट एडवांसमेंट होता गया और एटम की थ्योरी बदलती चली गई। डाल्टन के जमाने में एटम इनविजिबल और साथ में इनडिविजिबल था, यानी सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्ट है मैटर का जो डिवाइड नहीं होगा। लेकिन थॉमसन के जमाने में यह माना गया कि एटम बना हुआ है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इन्होंने की थी। आगे चलते हैं, जमाना आया रदरफोर्ड का, इन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी और वहां से एटम का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया, कहीं ना कहीं जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी से बहुत ज्यादा क्लोज है। तो रदरफोर्ड का एटॉमिक थ्योरी आया। उस रदरफोर्ड की एटॉमिक थ्योरी में जो ड्रॉबैक हैं उस ड्रॉबैक को बोर ने करेक्ट किया और बोर्स एटॉमिक थ्योरी इस तरह से वजूद में आई। हालांकि अगर मैं आज बात करूं 2020 के एटॉमिक थ्योरी की तो वो बोर्स एटॉमिक थ्योरी नहीं है। इसके बाद दो थ्योरी और आई है। एक समरफील्ड एटॉमिक थ्योरी के नाम से मशहूर है, जहां ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट नहीं है, सब शेल का कॉन्सेप्ट है, जो हायर क्लास में आप पढ़ेंगे। और उसके बाद जो मॉडर्न थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं वो है क्वांटम एटॉमिक थ्योरी, जहां वेव नेचर माना गया है इलेक्ट्रॉन को। खैर, तो फिलहाल हमारे कोर्स में जो है वो यही चार थ्योरी है। इसी चार थ्योरी को अच्छे से पढ़ना है। एक बार AMU 11th एंट्रेंस में यही सीक्वेंस में पूछा गया सवाल है कि जो एटम की थ्योरी है उसको सीक्वेंस वाइज अरेंज कीजिए। तो आपको अरेंज करना था सबसे पहले डाल्टन, फिर थॉमसन, फिर रदरफोर्ड, फिर बोर। तो ये है सिस्टमैटिक वे में। तो चलिए हम लोग आज पहले थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन ने दिया था 1808 में। इसकी जो थ्योरी है वो बेसिकली बेस्ड है, दिस थ्योरी वाज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन, इस लॉ के बारे में बताऊंगा मैं। यानी डाल्टन ने ये थ्योरी एक्सपेरिमेंट के बेस पे दी है, वरना आपको ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा 400 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 400 साल पहले लोगों की ऐसी धारणा थी कि दुनिया की हर चीज एक फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। उस फंडामेंटल पार्टिकल को हम लोग स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहेंगे। नाम नहीं रखा गया था उसका एटम, लेकिन एटम के बारे में ये सोचो फिक्र या कह सकते हैं धारणा बहुत पुरानी है कि दुनिया में या ये पूरी सृष्टि जो है ना उसका रचयिता भी एक है, और रचयिता जब एक है तो उसने रचा भी किसी एक ही चीज से है। उसी के कॉम्बिनेशन के अंदर सीक्वेंस बदलते चले गए
तो कुछ लिविंग बन गए, कुछ नॉन लिविंग बन गए। यानी एटम का अरेंजमेंट डिसाइड करता है वेदर द फॉर्म कंपाउंड इज लिविंग और नॉन लिविंग। जैसे सेल बन गया तो लाइफ आ गई, अगर वो सेल नहीं बनता तो नॉन लिविंग था। तो कुल मिलाकर यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 400 साल पहले लोगों का ऐसा मानना था, लेकिन यह सिर्फ बिलीव था उनका, कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। पहली बार सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो दिया है वो डाल्टन ने दिया है। इसीलिए एटॉमिक थ्योरी की शुरुआत डाल्टन से होती है। एक्सपेरिमेंटली इन्होंने उस बिलीव को साबित किया जो 400 साल पहले से चला आ रहा था ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से। तो इसको इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया और ये लॉ पहले दिया जा चुका था। ये लॉ जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये दो साइंटिस्ट हैं, एक का नाम है लेवाइजर और दूसरे का नाम है जोसेफ प्रॉस्ट। इन दोनों ने मिलकर दो लॉ दिए थे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर दो लॉ आते हैं, इसके अंदर दो लॉ आते हैं जिसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मैं लिख दे रहा हूं। एक लॉ का नाम था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरे लॉ का नाम था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। ये दो लॉ थे जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से पहले दो साइंटिस्टों ने दे रखा था। तो डाल्टन ने इन्हीं की लॉ का इस्तेमाल करके अपना एक एक्सपेरिमेंट अंजाम दिया और उसके बाद उन्होंने एक थ्योरी बनाई जिसको हम लोग डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। अगर आप चाहें तो ये दो नाम लेवाइजर और प्रॉस्ट के बारे में जान सकते हैं कि लेवाइजर को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री। जबकि प्रॉस्ट को कहा जाता है कि इन्होंने एक तरह से खोज निकाला ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन पहले थी लेकिन उसको एक्सप्लेन किया, एक्चुअली डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में सबसे पहला एक्सप्लेनेशन जिसने दिया उनका नाम था जोसेफ प्रॉस्ट। और लेवाइजर जो है वो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। इनका बहुत पुराना कंट्रीब्यूशन है, बहुत सारी जगहों पर है, लेकिन फिलहाल यहां हम लोग कंसंट्रेट करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर। तो ये दो लॉ हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब सवाल हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है। तो देखो, कंजर्व का मतलब होता है जो फिक्स्ड रहे, कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। तो मास बदलता नहीं है। रिएक्शन से पहले जितने मास होंगे, रिएक्शन के बाद भी उतने ही मास होंगे। तो ऐसा कहा जाता है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन मास। मास के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगा। मास किसका होगा? एटम का होगा। जो मैटर हमारे हैं उसी का तो मास होता है। तो इसका मतलब कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन सिर्फ एटम का अरेंजमेंट बदलेगा। एटम अगर टूट जाता तो मास कम होता, एटम अगर कहीं बाहर से आके जुड़ जाता या बढ़ जाता तो मास इंक्रीज कर जाता। तो एटम ना तो बढ़ता है ना तो घटता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने एनर्जी के बारे में सुना होगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही बात कहता है, लेकिन एनर्जी पे नहीं, मास पर कहता है। ये कहता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अब डाल्टन ने मास को एटम कहा तो उनका कहना यह था एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो बहरहाल ये सिर्फ लॉ मैंने अभी बताया है, आगे मैं इसको फर्दर डील करूंगा। आप बस जाने कि इनका जो एक्सपेरिमेंट है वो इसी पे बेस्ड है।
अब ये एक्सपेरिमेंट के पॉइंट्स क्या थे जो डाल्टन ने दिए? तो डाल्टन का कहना था, एटम इनडिविजिबल है। दूसरी बात, यही एटम के बारे में कह रहे हैं, एटम ऑफ वन एलिमेंट, या इसी को कहिए सेम एलिमेंट, आइडेंटिकल है, जबकि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट नॉन आइडेंटिकल है। तो इस पे तो पहले मैं बात कर चुका हूं, इसलिए इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि एटम इनडिविजिबल है। मैं इसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि एक ही एलिमेंट में जितने एटम हैं वो सब आपस में आइडेंटिकल होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं मान लेता हूं एक एलिमेंट है जिसके अंदर एटम इस तरह से है, ये सब एटम है जो इस वक्त सर्किल जैसे आपको दिख रहे हैं, यानी पूरा एलिमेंट है जो सिर्फ इस तरह के सर्कुलर एटम का बना हुआ, यानी ये एटम है और सारे एटम का शेप, साइज, मास, प्रॉपर्टी सब कुछ सेम होगी। दूसरी तरफ कोई दूसरा एलिमेंट हम बना रहे हैं, सिर्फ दिखलाने के लिए मैं बताऊंगा आपको, ये एलिमेंट बना हुआ है इस तरह के एटम का। तो जो भी एलिमेंट है उसके अंदर जितने एटम सब सिमिलर, इस एलिमेंट के अंदर जितने एटम हैं सबके सब सिमिलर हैं, ये सब एटम है, ये सब एटम है। तो देखिए एक एलिमेंट है ये, इस एलिमेंट के अंदर, इसको मैं एलिमेंट फर्स्ट नाम देता हूं, फर्स्ट एलिमेंट के अंदर जितने एटम हैं दे आर आइडेंटिकल विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के मुकाबले ये आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब समझिएगा बिल्कुल कार्बन कॉपी। यहां पर दूसरा एलिमेंट है, इसको मैं एलिमेंट सेकंड कहूंगा, इसमें जो एटम है वो इस एलिमेंट के जितने एटम थे वो आपस में आइडेंटिकल थे, लेकिन दो अलग अलग एलिमेंट, फर्स्ट को जब सेकंड से आप कंपेयर करेंगे तो इनके जो एटम्स हैं वो आपस में आइडेंटिकल नहीं हैं। तो ये याद रखिएगा, एक ही एलिमेंट के अंदर जितने एटम दे ऑल आर आइडेंटिकल, लेकिन जब भी दो एलिमेंट का मुकाबला होगा तो इसके एटम, एलिमेंट फर्स्ट के और इसके एटम यानी एलिमेंट सेकंड के, दे आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। तो ये दो पॉइंट हमने देख लिया। तीसरी बात जो इसने बताई डाल्टन ने, वो यही बताई कि इसका जो मतलब एटॉमिक मॉडल है वो ये कहता है कि एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एटम टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन और फॉलो करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। केमिकल कॉम्बिनेशन का जो पहला लॉ है
वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं मास बिफोर रिएक्शन, मतलब रिएक्शन से पहले का मास मस्ट बी इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन। यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन से पहले जितना मास रहेगा उतना ही मास रिएक्शन के एंड के बाद मिलेगा। इसका कंक्लूजन क्या है वो तो बाद में, मैं एक रिएक्शन आपको दिखलाता हूं। मान लीजिए ये कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन और ऑक्सीजन, इनका हमने रिएक्शन कराया तो बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये एक बैलेंस रिएक्शन है, एक कार्बन, यहां भी एक कार्बन, दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन। अब देखिए, ये मैंने इसलिए भी शुरू में नहीं पढ़ाया था आपको क्योंकि आज हम लोग ये बात जानते हैं कि कार्बन का वेट कितना होता है, हमने पढ़ रखा है सबका एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, मास कितना है, तो मास निकल कर आएगा 12U। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 था, तो ऐसे ऐसे दो ऑक्सीजन आपको दिख रहे हैं, तो इनका टोटल वेट हो गया 32U। अब देखिए रिएक्शन से पहले जब आप देखेंगे टोटल मास, तो ये रिएक्शन से पहले का है, मतलब रिएक्टेंट का है। रिएक्टेंट के मास हो गए 12 प्लस 32, फाइनली इट इज 44U। ये रिएक्शन से पहले का था। अब रिएक्शन के बाद देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड होता है ना, तो उस कंपाउंड में आप हर एक एटम के मास को ऐड करते जाते हैं, टोटल वेट आ जाता है। अब कार्बन का वेट था 12, ऑक्सीजन का वेट है 16, ऐसे ऐसे दो ऑक्सीजन है। तो अब अगर आप यहां निकालेंगे तो 12 प्लस 32 यू विल गेट 44U। यानी रिएक्शन से पहले जितना वेट रिएक्शन के बाद भी उतना ही वेट। तो इसे हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसका कंक्लूजन क्या निकाला, तो इसका कंक्लूजन ये निकाला कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन atom cannot be created, cannot be destroyed. They only rearranged। जैसे हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, ओनली चेंज फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। वही चीज यहां है, यहां रीअरेंजमेंट हो रहा है या रीअरेंज हो रहा है। पहले कार्बन और ऑक्सीजन अलग अलग थे, अब ये अरेंज्ड हो गए और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो कुल मिलाकर डाल्टन ने यही बताया कि एटम ना तो बनाया जा सकता है ना तो तोड़ा जा सकता, ब्रेक कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय वगैरह नहीं होगा। यही वजह है कि एटम का जो मास है वो भी कंजर्व रहता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एटम भी कंजर्व है। अगर आप नंबर देखें ना तो 1 और 2 3 एटम है, यहां पर भी 3 एटम है। लेकिन खैर ये सारी बातचीत मास पर हुई है, नंबर पे नहीं हुई है। लेकिन मैं साथ साथ बताता चल रहा हूं कि अगर आप नंबर देखें ना तो बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन नंबर ऑफ एटम इज ऑल्सो कंजर्व। यानी इसी को अगर मैं बोलूं तो मैं ये भी कह सकता था
नंबर ऑफ एटम इज ऑल्सो कंजर्व्ड। सिर्फ मास कंजर्व नहीं होगा, बल्कि एटम का नंबर भी कंजर्व्ड होगा। तो ये तो पहला लॉ था केमिकल कॉम्बिनेशन का, जिसका कंक्लूजन ये निकला कि एटम डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। तो ये कहीं ना कहीं एक एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट मिला उस फेथ को जो ये कहता था कि एटम इनडिविजिबल है, यानी एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये लॉ भी उसको सपोर्ट कर रहा है कि हाँ, आप एटम को डिवाइड नहीं कर सकते। अब आते हैं दूसरे लॉ की तरफ, जिसका नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। इसको डिफिनिट प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, कांस्टेंट को डिफिनिट भी कहते हैं। डिफिनिट, तो इसका नाम कई बार लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शनल भी होता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शनल। क्लियर? अब ये लॉ क्या है? ये लॉ ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड में या एलिमेंट में जो एटम के मास का रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा। यानी मास ऑफ टू और मोर एटम in given compound is fixed, यानी कांस्टेंट, या जो रेशियो होगा वो इन होल नंबर होगा। रेशियो जो होगा वो होल नंबर में होगा। तो याद रखिएगा, मास का रेशियो लेना है, लेकिन मैं बोल रहा हूं मास का रेशियो आप लीजिए या नंबर का रेशियो लीजिए, दोनों का दोनों फिक्स्ड होगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको मैं देख लेता हूं। जैसे वाटर हमने लिखा। अब वाटर एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वाटर जब आप बना रहे हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या आएगा। तो आप जानते हैं, हमने पहले ही पढ़ रखा है एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1। ये हाइड्रोजन के जो आइसोटॉप है उसका नाम प्रोटियम है, तो प्रोटियम का वेट 1 होता है। तो हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2। हर एक एटम का वेट है 1, 1 इंटू 2, इतना U आ गया हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एक ही है, ऑक्सीजन का वेट आ गया 16U। U से U काट दीजिए, 2:16, फाइनली 1:8। यानी अगर आपको वाटर का फॉर्मेशन करना है तो वेट के हिसाब से 1 ग्राम अगर आप हाइड्रोजन डालते हैं तो 8 ग्राम ऑक्सीजन डालना होगा। किसी कंटेनर में आप अगर 8 ग्राम ऑक्सीजन डाल रहे हैं तो आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन डालना होगा, तभी वाटर का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो वाटर के बनने में, यानी कोई भी कंपाउंड जो है ना, उस कंपाउंड के बनने में जो रेशियो आ रहा है एटम का वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है। उसी तरीके से हम लोग 2-3 जल्दी जल्दी रेशियो देख लेते हैं निकालने का तरीका। जैसे मान लीजिए अमोनिया गैस है, फॉर्मूला है NH3। इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का पूछा जा रहा है मान लो, तो नाइट्रोजन का वेट होता है 14 और हाइड्रोजन का 1 × 3 3। अब ये कट नहीं रहे हैं।
जो U था वो काट दिया मैंने, U मतलब यूनिट, मास का यूनिट होता है U, या AMU पढ़ाया था, एटॉमिक मास यूनिट, तो वो AMU कट गया या UU कट गया, जैसे यहां मैंने काट दिया। क्लियर? उसी तरीके से मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या होगा। तो कार्बन का वेट हो गया है 12 और ऑक्सीजन का हो जाएगा 32, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। अब आप इसको काटना चाहें तो 4 से कट रहा है, 4 3 जा 12, 4 8 जा, तो फाइनली द मास या वेट रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज 3:8 इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जबकि एक लास्ट में और ले लेता हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, अगर यही कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो ये नहीं आता, ये फिक्स्ड है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, यानी एक कंपाउंड के लिए एक ही रेशियो आएगा और वो फिक्स होगा, कोई और रेशियो नहीं आएगा कार्बन ऑक्सीजन का। कार्बन ऑक्सीजन जब भी इस रेशियो में मिलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म करेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब भी इस रेशियो में मिलेगा अमोनिया फॉर्म करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब भी उस रेशियो में मिलेगा वाटर का फॉर्मेशन होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में देखिए, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, एक एक एटम है, कार्बन 1 12, ऑक्सीजन 1 16, यहां कार्बन 1 था 12, ऑक्सीजन 2 थे, तो 16 इंटू 2 32। तो अब अगर मैं काटूं इसको 4 से, 4 3 जा 4 4 जा, यानी अगर रेशियो कार्बन और हाइड्रोजन का 3:4 है तो बनने वाला कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऐसा आपने पढ़ा होगा, जब ऑक्सीजन कम अमाउंट में रहता है और कार्बन का कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है। यही बात हो रही है कि हर 3 कार्बन के लिए या 3 ग्राम कार्बन के लिए 4 ग्राम ऑक्सीजन अगर रहे तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है, जबकि 8 ग्राम रहता, 8 ग्राम 3 ग्राम कार्बन के लिए 8 ग्राम अगर ऑक्सीजन रहता तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता। तो जरा देखिए, कार्बन 3 ग्राम ही है, एक बार ऑक्सीजन आपने लिया 4 ग्राम, एक बार लिया 8 ग्राम, तो 4 ग्राम ऑक्सीजन कम होगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन ज्यादा होगा, तो कम ऑक्सीजन रहने पर या लिमिटेड ऑक्सीजन के सप्लाई पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है, जबकि एक्सेस में ऑक्सीजन डालने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इसी को हम लोग कंबशन रिएक्शन या बर्निंग रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये बहरहाल कांस्टेंट या डिफिनिट प्रोपोर्शनल था। तो डाल्टन ने ये सारे पॉइंट्स बताए अपने एटॉमिक थ्योरी में। उन्होंने एटम का कोई स्ट्रक्चर नहीं बताया, सिर्फ इतना बोला कि एटम स्फीयर होगा। उन्होंने नहीं बताया कि उसके अंदर कोई चार्ज वार्ज होता है, याद रखिएगा, इन्होंने कोई चार्ज का जिक्र नहीं किया। यानी डाल्टन के अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो डाल्टन ने बोला कि एटम जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि वो किसी से बना हुआ नहीं है। तो एटम, डाल्टन का कहना था एटम स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है। डाल्टन ने ही कहा कि एटम न्यूट्रल है क्योंकि उसके अंदर नो चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड एटम, क्योंकि उसके हिसाब से एटम खुद सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसके अंदर कुछ हो ही नहीं सकता। स्मॉलेस्ट अनडिवाइडेड पार्ट है, अनडिवाइडेड पार्ट। तो ये कहना था, और स्फेरिकल शेप है ये जरूर बता दिया।
कोई चार्ज नहीं होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। बाकी हम लोगों ने डाल्टन की थ्योरी को समझ लिया। डाल्टन की थ्योरी में इतनी बात जरूर याद रखेंगे। लास्ट पॉइंट जो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि एटम को सबसे पहली बार सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखलाया डाल्टन ने। तो डाल्टन का कंट्रीब्यूशन बहुत है। डाल्टन ने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया है कि एटम डिवाइडेड नहीं हो सकते या एटम डिवाइड नहीं होगा, इनडिविजिबल है या अनडिवाइडेड है, पार्ट ऑफ मैटर, किसी भी मैटर का, किसी भी सब्सटेंस का अनडिवाइडेड पार्ट या स्मॉलेस्ट पार्ट, अब इससे ज्यादा छोटा नहीं कर सकते आप, उसे हम एटम कहते हैं। इसने कहा कि एटम जो होगा ना उसको इसने क्या किया, रिप्रेजेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, लेकिन इसने जो सिंबल दिए हैं वो शुरुआत के दिनों का था, इसलिए इसने कुछ इस तरह से सिंबल दिए। कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, ये स्फेयर करके बीच में डॉट इसने दे दिए, इसको न्यूक्लियस ना समझा जाए, ये रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ। ये इसने दिया हाइड्रोजन के लिए, आज हम जानते हैं हाइड्रोजन का सिंबल H है, उसके जमाने में पूरा हाइड्रोजन वो लिखता था, हाइड्रोजन या सर्किल बनाकर एक डॉट देता था। अगर सिर्फ सर्किल बनाकर छोड़ देंगे तो ये ऑक्सीजन कहलाता था, ऑक्सीजन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप इसको लिख के सर्किल बनाकर शेड कर दीजिएगा तो ये कार्बन समझा जाएगा, कार्बन। उसी तरीके से सर्किल बनाकर अगर हम इस तरह से प्लस का साइन या क्रॉस का साइन लगा दें तो ये सल्फर समझा जाता है, जबकि सर्किल बनाकर अगर हम इस तरह से बना दें तो ये फास्फोरस समझा जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि सर्किल बनाकर अंदर लिख देते हैं, जैसे आई लिख दिया तो इसके माने आयोडीन थे। तो ये शॉर्टकट एक सिंबॉलिक फॉर्म रिप्रेजेंटेशन डाल्टन ने दिया। हालांकि बड़ा मुश्किल बन गया, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता एलिमेंट डिस्कवर्ड होते चले गए, तो उन सब का नाम याद रखना, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन याद रखना थोड़ा मुश्किल पड़ गया। इसीलिए बर्जीलियस ने जो आज हम लोग एलिमेंट का सिंबल याद रखते हैं वो दिया बर्जीलियस ने है। यानी बर्जीलियस जो है, बर्जीलियस ने क्या किया, इसने बोला कि आप लेटर का यूज करेंगे, लेटर यूज्ड फॉर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप लेटर में इस्तेमाल करें। लेटर जो उसने माना था वो या तो 1 लेटर सिस्टम था, 1 लेटर सिस्टम, या 2 लेटर सिस्टम। जब 1 लेटर सिस्टम था तो पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, जैसे हाइड्रोजन, जैसे कार्बन, जैसे ऑक्सीजन, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, वैसे इसका लैटिन नाम कैलियम है। ये सब 1 लेटर थे। 2 लेटर में आता है हीलियम, पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, पहला वाला हमेशा अपर केस में लिखा जाएगा, दूसरा वाला लोअर केस में लिखा जाएगा, स्मॉल को लोअर केस कहते हैं। लिथियम, बेरिलियम, कॉपर, कोबाल्ट, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, बहुत सारे एलिमेंट है, आयरन,
जिंक। तो फर्स्ट लेटर अपर केस में होगा, कैपिटल होगा, सेकंड लेटर लोअर केस में होगा या स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बर्जीलियस के जरिए दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट की शुरुआत डाल्टन ने कर दी थी। डाल्टन ने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देना शुरू किया था। उसको आसान करने के लिए बर्जीलियस ने 1 या 2 लीटर सिस्टम दिया, जिसका इस्तेमाल आज भी हम कर रहे हैं। तो ये डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था। अब देखिए, जब भी हम दो चीज को रब करते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होता है। ये वो कॉन्सेप्ट था जिसने साइंटिस्ट को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि एटम चार्ज पार्टिकल का बना हुआ है या एटम के अंदर भी चार्ज पार्टिकल हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये है, जब आप गिलास रड को रब करते हैं सिल्क मटेरियल पर तो चार्ज ट्रांसफर होता है। जब आप गिलास रड को रब करते हैं सिल्क के किसी भी मटेरियल पर तो उसमें चार्ज ट्रांसफर होता है। अब जब सिल्क बना हुआ एटम का है और गिलास रड भी बना हुआ एटम का है, दुनिया की हर चीज एटम की बनी हुई है, तो उनको रब करने पे क्या हुआ कि कुछ ट्रांसफर हुआ होगा एक एटम से दूसरे एटम में। तो ये सोचने पे मजबूर कर रहा था साइंटिस्टों को कि जरूर एटम के अंदर कुछ हिडन चार्जेस हैं जो हमें इस वक्त पता नहीं है। लेकिन उन्होंने सोचना शुरू किया वहां से, और फैराडे ने भी हेल्प किया इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराकर। तो बहुत सारी चीजें उस वक्त पैरेलल चल रही थी दुनिया में। तो मैं आपको एक सेटअप बनाता हूं सबसे पहले, और मैं जब डिस्कस करता हूं डिस्कवरी की तो मैं एक साथ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की डिस्कवरी को डिस्कस करता हूं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की है, और इसको हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। जबकि प्रोटॉन की डिस्कवरी यानी केनाल रेस की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने की है। तो एक सेटअप मैं बना रहा हूं, पहले वो सेटअप आप समझेंगे क्या था। तो एक गिलास ट्यूब लिया गया है, गिलास ट्यूब, और यहां पर एक वैक्यूम पंप लगाया गया है। वैक्यूम पंप ये कंट्रोल करने के लिए है प्रेशर, वैक्यूम पंप। खैर, इसमें 2 रड बनाए गए, हैं, और ये रड एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ दिया गया। एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ दिया गया। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल से जो जोड़ा गया उस टर्मिनल को एनोड कहा गया। दिस इज एनोड। पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, पॉजिटिव है। निगेटिव से जो जुड़ा उसका नाम कैथोड रखा गया। कैथोड ये निगेटिव होता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है जिसको इसको हम लोग कहते हैं गिलास। ये गिलास ट्यूब है, गिलास ट्यूब है, और ये हमारा वैक्यूम पंप है। इसमें गैस भरी गई है, और वो गैस याद रखिएगा लो प्रेशर पे भरी गई है। लो प्रेशर गैस है। मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा लो प्रेशर गैस क्यों ली गई है। लो प्रेशर गैस। अब सवाल ये उठा कि आप किस प्रेशर को लो कहेंगे। तो देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm। 1 atm इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां जो लिया गया गैस का प्रेशर है वो लगभग 1000 टाइम्स है, यानी 0.001 atm। और कम प्रेशर भी ले सकते हैं आप, जितना कम प्रेशर हो सके उतना अच्छा है। बहुत कम प्रेशर की गैस ली गई है। इसके पीछे 2 रीजन है जो मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो बहुत लो प्रेशर गैस रखी गई है,
बहुत लो प्रेशर गैस। और जब गैस का प्रेशर लो होगा तो गैस एक दूसरे से काफी दूर दूर होंगी। अगर गैस का प्रेशर बहुत ज्यादा होता तो ये एक दूसरे के करीब आती, और जब करीब आती तो वो या तो लिक्विड फॉर्म में होती या काफी डेंस फॉर्म में होती। तो इस वक्त गैस के पार्टिकल्स ये सब है, ये सब गैस है जो बहुत लो प्रेशर पे रखी गई है। दिस इज गैस, वेरी लो प्रेशर, बहुत ही लो प्रेशर पे गैस रखी गई है। अब देखिए यहां पर जो वोल्टेज लिया गया है वो बहुत ज्यादा वोल्टेज लिया गया है, लगभग 10,000 वोल्ट, मतलब वेरी हाई वोल्टेज, बहुत ही ज्यादा वोल्टेज लिया गया था। अब देखा किया गया, पहले मैं उस पर आता हूं, तो ये याद रखिएगा यहां पर इस पूरे गिलास ट्यूब को कोट किया गया है, कोटेड विथ फ्लोरोसेंट मटेरियल, और फ्लोरोसेंट मटेरियल है हमारे लिए जिंक सल्फाइड, ZnS, जिंक सल्फाइड। तो ये पूरे ग्लास ट्यूब पर एक तरह से जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया गया है। मैं बताऊंगा जिंक सल्फाइड की कोटिंग करने से फायदा क्या हुआ। थोड़ी देर के बाद जब आपने यहां से करंट सप्लाई किया तो जाहिर सी बात है आपने पढ़ा होगा करंट आता है पॉजिटिव टर्मिनल से और इलेक्ट्रॉन आता है निगेटिव टर्मिनल से। तो इलेक्ट्रॉन इधर से आए और प्रोटॉन या करंट इधर से आया एनोड की तरफ से। थोड़ी देर के बाद आपको क्या दिखता है, आपको दिखता है यहां पर इस तरफ, यहां पे स्पार्क, ये यहां पर आपको ग्लो दिखने शुरू हो जाते हैं। किधर? एनोड साइड में, एनोड की साइड में इधर ग्लो दिखना शुरू हो जाता है। ये ग्लो शाइन करना शुरू हो जाता है, अचानक से स्पार्क जैसे होता है। थोड़ी देर के बाद आपको यहां ग्लो नजर आने लगता है। किधर ग्लो नजर आता है? एनोड की साइड में। तो इस एक्सपेरिमेंट को किया है जे थॉमसन ने, यानी ये एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन का है। जे थॉमसन ने क्या एक्सप्लेन किया वो समझ लीजिए, और अब मैं आपको मॉडर्न कॉन्सेप्ट में समझाता हूं कि हुआ क्या होगा। तो हुआ ये था कि इलेक्ट्रॉन इधर से आकर यहां इस रड पर डिपॉजिट हो गई, इस रड पर, जबकि इधर से करंट यानी प्रोटॉन आकर डिपॉजिट हो गया, प्रोटॉन आकर डिपॉजिट हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन यहां डिपॉजिट हुआ और यहां पर बहुत अच्छा खासा स्पेस है, क्योंकि लो प्रेशर है ना, तो स्पेस अच्छा खासा है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को स्पेस मिल रहा है और ये एक वेलोसिटी गेन कर रही है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा हो रहा है। अब मैं इस एटम का आज के हिसाब से मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं। ये जो गैस है ये स्फीयर शेप का होगा, बीच में न्यूक्लियस होंगे और यहां इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा जो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा तो वो इस एटम जो गैस हमारा है, गैस के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और बीच में फ्री स्पेस होने की वजह से, लो प्रेशर होने की वजह से, फ्री स्पेस होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, और ये इसको पेनिट्रेट करते हुए जाएंगे और यहां जाकर जिंक सल्फाइड से टकराएंगे। यही हुआ था कि इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करता है, बीच में उसको जितने भी गैस के पार्टिकल मिलते हैं उसके अंदर से ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराता है, बाहर निकालता है, मतलब आयोनाइजेशन प्रोसेस, एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना और इसका आयन बन जाना। तो ये निगेटिव चार्ज मूव करने लगते हैं। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन इनविजिबल है, इस वक्त दिख नहीं रहे हैं, दिखने के लिए ही जिंक सल्फाइड की कोटिंग की गई है। तो जब इनविजिबल रेज आकर टकराती हैं जिंक सल्फाइड से, तो जिंक सल्फाइड पर एक स्पार्क डेवलप होता है, एक चिंगारी की तरह चमकता है, ग्लो करता है। तो पता चलता है कि इसका मतलब कुछ आकर स्ट्राइक कर रहा है। और आ कौन रहा है?
तो कैथोड की तरफ से कुछ आया होगा, क्योंकि कैथोड की तरफ कुछ स्पार्क नहीं हुआ है। स्पार्क कहां हुआ है? एनोड की साइड में। तो ये जो रे आ रही थी, इसी रे को जे थॉमसन ने कैथोड रे नाम दिया। कैथोड रेज, ये जे थॉमसन ने नाम दिया। कैथोड रे ये मूव कर रही है, जो कि निगेटिव पार्टिकल की बनी हुई है, क्योंकि वो निगेटिव से निकलकर पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रही है। तो कैथोड रे की प्रॉपर्टी समझ लीजिए। कैथोड रे, कैथोड रे, पहला बात क्या? ऑरिजिनेटेड फ्रॉम कैथोड टर्मिनल, पहली बात। दूसरी बात, मेड अप ऑफ निगेटिव चार्ज पार्टिकल, निगेटिव चार्ज पार्टिकल मूव या ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन। आखिर बात जो बड़ी इंटरेस्टिंग थी वो ये, E/m रेशियो जो इसका होगा वो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा E/m रेशियो। जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था आपको शुरू में कि जे थॉमसन ने ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की है, कैथोड रे की डिस्कवरी की है, बल्कि ये भी बताया है चार्ज बाय मास रेशियो क्या होगा, और ये निगेटिव चार्ज का क्यों बना हुआ है। एक तो ये प्रोटॉन के साइड में आया है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। दूसरी वजह ये है कि जब इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल, अगर हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं कहीं पर भी, तो यहां हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दिया। मान लो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो अब स्पार्क आपको यहां पर मिलने लगेंगे, स्पार्क ग्लो यहां मिलने लगेगा, सारी की सारी लाइट पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। तो चार्ज बाई मास रेशियो कांस्टेंट पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन का या कैथोड रे का। तो ये एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किया और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी 1897 में, 1897 में जे थॉमसन ने ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया और एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए हुआ क्या था, इस बात को समझिए यहीं पर कि ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, तो क्या ये पूरे का पूरा गैस जो है वो केटायन बन गया? इलेक्ट्रॉन तो एक बहुत ही छोटा सा पार्टिकल है, बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल, तो वो तो बआसानी आगे चला जा रहा है स्ट्रेट लाइन में और इनविजिबल है। ये तो जिंक सल्फाइड से जब टकराते हैं तब स्पार्क डेवलप होता है और विजिबलाइज होता है, दिखता है। लेकिन ये जो केटायन है, पॉजिटिव चार्ज, क्या अब वो मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन की साइड में? और इस साइड में जब ये मूव करेंगे तो इस रड से टकराकर दम तोड़ देंगे अपना, या उस रड पर जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे। ये गैस जो केटायन था, यानी इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में तो अच्छा खासा साइज था ना, ये आकर नहीं टकरा पाता है इस जिंक सल्फाइड रड से। जब ये नहीं टकरा पाता है तो जे थॉमसन को ये केटायन नहीं मिले जो यहां आके टकराता। तो जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया है ई गोल्डस्टीन ने। ई गोल्डस्टीन ने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और उसके बाद अचानक एक्सीडेंटली कहा जाएगा कि उसने क्या किया, उसने इस कैथोड को परफोरेटेड कर दिया, मतलब स्मॉल इसमें होल कर दिए, छोटे छोटे छेद, इसको हम लोग कहते हैं परफोरेटेड। तो उसने जो लिया है, किसने? ई गोल्डस्टीन ने, वो कैथोड को लिया है परफोरेटेड। परफोरेटेड लेना बहुत इंपॉर्टेंट शर्त थी, परफोरेटेड कैथोड लिए गए हैं, यानी ये बीच बीच में होल था। तो उससे हुआ क्या कि
जब ये करंट सप्लाई किया गया जो यहां आया और इलेक्ट्रॉन यहां आया, इलेक्ट्रॉन तो सीधे डायरेक्शन में जा रहा है और जाकर यहां एनोड के साइड को स्पार्क कर रहा है। परफोरेटेड होने की वजह से ये केटायन भी मूव करता है और केटायन मूव करने के बाद जाकर टकराते हैं जिंक सल्फाइड से और यहां भी ग्लो होने लगता है, यहां भी ग्लो होने लगता है। परफोरेटेड होने की वजह से ये आते हैं और यहां आकर टक्कर मारते हैं जिंक सल्फाइड पर और ग्लो होने लगता है। उसी मोमेंट पर इधर भी ग्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो आ ही रहा है। यानी ई गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे कैथोड से निकलकर एनोड की साइड पर आकर ग्लो करता है, जबकि परफोरेटेड कैथोड होने की वजह से ये जो एटम है जिसका साइज बड़ा था लेकिन वो इस होल को क्रॉस कर जा रहा है, होल को क्रॉस करने की वजह से वो यहां पर ग्लो क्रिएट कर रहा है। जब ये बंद कर दिया जाता था, परफोरेटेड नहीं लेते थे, जब ई गोल्डस्टीन ने इसको एक कंप्लीट रड लिया था तब इधर ग्लो नहीं हो रहा था, तब सिर्फ और सिर्फ इधर ही ग्लो हो रहा था। लेकिन ई गोल्डस्टीन जैसे ही इसको परफोरेटेड करता है, इधर कैथोड की तरफ भी ग्लो होने लगता है और कैथोड की तरफ ग्लो होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि इसका मतलब एनोड की तरफ से भी कोई लाइट आई है। और ये मैंने आपको मॉडर्न टर्म में इसलिए समझाया कि अब आपको समझ में आए कि एटम बना हुआ होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। एक ही एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मैंने आपको दोनों एक्सप्लेन किया कि अगर यहां परफोरेटेड ले लिया जाएगा तो ई गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट हो जाएगा और कैथोड के साइड में ग्लो होगा जो एनोड से ट्रेवल करता हुआ आया है, इसीलिए इसको हम लोग केनाल रे कहेंगे। केनाल रेज, केनाल रेज originated from एनोड टर्मिनल। ये परफोरेटेड था, परफोरेटेड जब होगा तब आपका ई गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट हो पाएगा, क्योंकि केटायन को यहां से क्रॉस करके इस होल से इधर आना है कैथोड के साइड में, और जिंक सल्फाइड से जब वो टकराता है तो स्पार्क जनरेट होता है, जो इस बात की तरफ इशारा करता है कि यहां से इस साइड से एनोड से आया है कोई रे, उस रे का नाम केनाल रे या एनोड रे है, या एनोड रे है, एनोड रे। मेड अप ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ये केटायन है तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये निगेटिव की तरफ आया है, कैथोड की तरफ आया है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। इंपॉर्टेंट चीज बहुत ध्यान से सुनेंगे, E/M रेशियो कांस्टेंट नहीं है, E/M रेशियो कांस्टेंट नहीं है, जबकि इलेक्ट्रॉन का E/M रेशियो कांस्टेंट होता था। वजह क्या है? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन ही जा रहा है, इसका चार्ज और मास हमेशा कांस्टेंट। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है और जो मास है उसी का रेशियो लेना है आपको। कब? कैथोड रे में। कैथोड रे में जब आप कैथोड रे ले रहे हैं तो बार बार इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एटम से, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास। लेकिन जब आप केनाल रे की तरफ आते हैं, एनोड रे की तरफ आते हैं, तो जरा आप देखें, इलेक्ट्रॉन तो चला गया, अब रिमेनिंग में क्या बचा? केटायन। केटायन का चार्ज मान लो प्लस है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, मगर मास कैसे आप निकालेंगे? क्योंकि मास तो अलग अलग केटायन का अलग अलग है। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि यहां जो गैस रखी गई थी वो हाइड्रोजन गैस थी। तो हाइड्रोजन गैस अगर होगी और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो हाइड्रोजन जो केटायन बनेगा उसका वेट 1 होगा, तो यहां 1 रखेंगे, 1U। लेकिन अगर यही गैस मिसाल के तौर पे हीलियम रही, हीलियम में से इलेक्ट्रॉन गया तो हीलियम के न्यूक्लियस का मास जो होगा वो आपका 4U हो जाएगा, 4U। तो डिपेंड करेगा ना नेचर ऑफ गैस पर। सोचे जरा, केटायन फिक्स थोड़ी है, ये तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा कि गैस कैसा होगा। हाइड्रोजन गैस होगा तो हाइड्रोजन के लिए मास रखेंगे, अगर ये हीलियम गैस हुआ तो हीलियम गैस का मास, नाइट्रोजन गैस हुआ तो नाइट्रोजन गैस का मास,
ऑक्सीजन गैस रहा होगा तो ऑक्सीजन गैस का मास, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मास, यानी मास बदल रहा है गैस के नेचर को देखते हुए, लेकिन इलेक्ट्रॉन हर बार जो निकला है उसका मास और चार्ज फिक्स्ड रहता है। तो याद रखिएगा कैथोड रे के केस में E/m कांस्टेंट होता है, जबकि केनाल रे या एनोड रे के केस में E/m कांस्टेंट नहीं होता है। E/m के केस में जब ये कांस्टेंट नहीं होता है तो कहते हैं E/m वैल्यू सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसकी होगी, तो हाईएस्ट होती है फॉर प्रोटॉन या H+ आयन। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और बाहर ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब ये जो केटायन बना इसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन था। तो मैंने क्यों कहा कि सबसे हाईएस्ट होगा, एक सिंपल सा मैथमेटिक्स का रूल है कि कोई भी फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर छोटा हो जाए, तो आप सोचिए दुनिया में सबसे स्मॉलेस्ट मास किस एटम का है, तो हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन एटम का मास सबसे कम है, सबसे लाइटेस्ट वेट अगर कहा जाए किसी का है तो वो हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन का मास सबसे कम है, सबसे लो मास रखने पर ये पूरा फ्रैक्शन जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो E/m की रेशियो फिक्स नहीं है, जब फिक्स नहीं है तो सबसे ज्यादा कहां होगा, तो वो प्रोटॉन या H+ के केस में होगा। तो याद रखिए इसी एक एक्सपेरिमेंट से या एक्सपेरिमेंटल सेटअप से मैंने आपको 2 एक्सपेरिमेंट समझाए हैं। पहला एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन का है। जे थॉमसन ने क्या किया, इसको पूरा कंप्लीट रॉड रखा है, इसको भी कंप्लीट रॉड रखा है। और ई गोल्डस्टीन ने क्या किया है, इसको परफोरेटेड कर दिया है। परफोरेटेड करने की वजह से जो गैस के इलेक्ट्रॉन निकले थे, गैस के इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये जब केटायन बना था वो केटायन भी मूव कर रहा था। केटायन प्लस था ना, तो वो माइनस इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव कर रहा था। और जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो इस प्रोटॉन की तरफ मूव कर रहे हैं। और जब ये मूव कर रहे हैं तो बीच में लो प्रेशर होने की वजह से गैस दूर दूर है, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर एक एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है, वेलोसिटी आ जाती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है। और वो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, इसको इस रड तक डिपॉजिट करके नहीं रख पाती है, बल्कि ये बहुत तेजी से एक्सेलरेट होता हुआ इस रड को क्रॉस करके इस गिलास ट्यूब पे जाकर टकराता है। अगर आप प्रेशर बहुत हाई रखते तो इनको टकराकर इधर उधर चला जाता, यानी इनविजिबल होता, दिखता नहीं। इसलिए भी प्रेशर हम लोग हाई नहीं रखते हैं गैस का। दूसरी वजह से अगर हम गैस का प्रेशर बहुत हाई रखेंगे तो मुमकिन है कि ये ग्लास ट्यूब जो है वो ब्रस्ट हो जाए। तो ग्लास ट्यूब ब्रस्ट ना हो, एक्सपेरिमेंटल सही तरीके से हो, इसलिए भी प्रेशर को मेंटेन किया जाता है इस वैक्यूम पंप की मदद से। अब प्रेशर बहुत कम लेंगे, जितना कम प्रेशर लेंगे उतना साफ ग्लू आपको नजर आएगा, क्योंकि ये कई बार इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को टकरा कर अगर बहुत ज्यादा डेंसिटी में या हाई प्रेशर में गैस के मॉलिक्यूल हुए तो एक दूसरे से टकरा कर यहीं पर खत्म हो जाएंगे। तो अच्छा है कि पार्टिकल के बीच में स्पेस अच्छा खासा रहे, ताकि जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है तो उसके अंदर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आए, जिसकी वजह से स्पीड बढ़ जाए। और बढ़ी हुई स्पीड जो होती है वो एनोड पर स्टॉप नहीं कर पाती इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन एक तो बहुत स्मॉलेस्ट पार्ट है, वो आराम से पेनिट्रेट करते हुए चला जाता है। केटायन में ऐसा नहीं होता, केटायन पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, इसीलिए कैथोड को परफोरेटेड होना पड़ेगा। जब परफोरेटेड कैथोड लेंगे तभी ये केटायन मूव करेगा। और चूंकि ये केटायन है तो इसका मास बदलता रहेगा नेचर ऑफ गैस को देखते हुए। तो केनाल रे के अंदर E/m कांस्टेंट नहीं है, जबकि कैथोड रे के अंदर E/m कांस्टेंट था। तो प्रेशर आपको हाई रखना है, सॉरी वोल्टेज आपको बहुत हाई रखना है और प्रेशर गैस का कम रखना है। ये 2 रड लेने हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जो ई गोल्डस्टीन और ई गोल्डस्टीन और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी करके या केनाल रे और कैथोड रे की डिस्कवरी करके आपको दे दिया। अब जब 1897 में 1897 में लोगों को यह पता चल गया कि एटम के अंदर चार्ज हैं, तो 1897 में 1897 में
ये बात कंफर्म हो गई कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है या एटम डिवाइड नहीं हो सकता, ऐसा कॉन्सेप्ट जो डाल्टन ने दिया था वो गलत था। तो डाल्टन की थ्योरी खत्म हुई और यहां दूसरी थ्योरी स्टार्ट हुई जिसको हम लोग कहते हैं थॉमसन्स एटॉमिक थ्योरी। 1897 इस वक्त तक लोगों को यह समझ में आ गया था कि एटम डिवाइडेड है, एटम डिवाइडेड, एटम इज डिविजिबल, डिविजिबल, और एटम इज न्यूट्रल एंड स्फेरिकल। न्यूट्रल होने की वजह यह है कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन आर सेम बट अपोजिट इन नेचर। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो चार्ज बराबर होंगे, अपोजिट नेचर के होंगे, इसी वजह से ये न्यूट्रल है यानी कैंसिल आउट हो जाएगा। मगर थॉमसन ने सिर्फ इतनी बातें नहीं बताई, बल्कि उसने ये कहा कि जिस तरह से वाटर मिलन होता है, तारबूज, वाटर मिलन, या इसी को हम लोग कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। तो जो तारबूज होता है उसमें रेडिश पार्ट होते हैं, ये इस तरह से पूरे, ये इडिबल पार्ट होता है, रेडिश पार्ट। एटम के अंदर जो रेडिश पार्ट आपको दिख रहा है यहां पर, ये पूरा एक स्फीयर शेप का एटम है और इसके अंदर ये रेडिश पार्ट है। इस पूरे रेडिश पार्ट को थॉमसन ने पॉजिटिव स्फीयर कहा कि भाई यही पॉजिटिव स्फीयर है, क्योंकि E/m रेशियो बदल रहा था। तो इनको पता था कि जो पॉजिटिव वाला पार्ट है उसका साइज बहुत बड़ा है, साइज बड़ा है, इसीलिए तो परफोरेटेड से क्रॉस किया है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधे पूरे डार्क या रॉड को पेनिट्रेट करते हुए चला गया था एनोड को। लेकिन कैथोड के साथ ऐसा नहीं हुआ, केटायन जो कैथोड की तरफ मूव किया वो परफोरेटेड में किया। तो उन्होंने कहा कि पॉजिटिव स्फीयर होता बहुत बड़ा है, लेकिन इन सबको मिला देंगे तो चार्ज इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत छोटे छोटे। ये जिस तरह से तारबूज के अंदर आप देखते हैं बीज होता है ब्लैक वाला, ये सीड की तरह है, ये इलेक्ट्रॉन है जो सीड की तरह एम्बेडेड हैं, धसे हुए हैं। ये तो दिस इज सीड, जिसको इलेक्ट्रॉन कहा गया। इलेक्ट्रॉन के जब करंट पास होता है तो इलेक्ट्रॉन जाता है एनोड की तरफ निकल कर, और जो बचा हुआ स्फीयर है वो मूव करता है परफोरेटेड कैथोड की तरफ। तो ये जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये रेड पार्ट या इसको इडेबल पार्ट कहते हैं, यही पॉजिटिव स्फीयर है। एक्चुअली प्रोटॉन का नाम तो रदरफोर्ड ने दिया है, 1920 में। उससे पहले तक इसको पॉजिटिव स्फीयर ही कहा गया, या केनाल रेस का नाम कहा गया, या एनोड रे कहा गया, एनोड, केनाल या पॉजिटिव स्फीयर कहा गया। जबकि इलेक्ट्रॉन नाम थॉमसन ने दिया था, तो ये एक तरह का उसने मॉडल डिजाइन किया कि स्फीयर होगा,
और साथ में न्यूट्रल होगा, डिविजिबल होगा। तो अगर आप देखें तो जो इनडिविजिबल कॉन्सेप्ट था डाल्टन का वो खत्म हुआ, न्यूट्रल स्फीयर मेंटेन रहा, लेकिन अब इसके अंदर चार्जेस आ गए थे। चार्ज हालांकि इक्वल मैग्नीट्यूड के थे बट अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से कैंसिल आउट हुए। तो ये इस तरह से थॉमसन ने अपना मॉडल दे दिया, क्योंकि थॉमसन के जमाने में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की डिस्कवरी हो चुकी थी। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया है 1911 में। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने किया है 1911, यानी 1911 से पहले तक थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल ही चल रहा था, लेकिन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट ने एटम के स्ट्रक्चर को एक नया डायरेक्शन दिया, जो मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर के बिल्कुल करीब है। हुआ ये था कि एक सोर्स लिया अल्फा पार्टिकल का, रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल लिया। अल्फा पार्टिकल ये हीलियम आयन है, हीलियम का न्यूक्लियस ले लीजिए, हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो अब ये हीलियम का न्यूक्लियस बन गया, जिसका एटॉमिक नंबर 2 यानी 2 चार्ज हैं और मास नंबर 4 है। तो यही हो गया, हीलियम के अंदर मास जो है वो 4 यूनिट है, 4U, और इसके अंदर जो चार्ज है वो +2 है, 2 यूनिट, 2 प्रोटॉन होते हैं जनरली। तो ये हमारा एक तरह से सोर्स है, इसको हम लोग बिस्मथ भी कह सकते हैं। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको हम कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले सकते हैं, कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जहां से अल्फा रेज निकलती है। तो अल्फा रेज का एक गोल्ड फॉइल पर बहुत थीन पतली गोल्ड फॉइल ली गई और वो एक्सपेरिमेंट कराया गया। मैं समझाने के लिए गोल्ड फॉइल का बहुत ही पतला ये गोल्ड फॉइल है, गोल्ड फॉइल काफी थिन है, लगभग इसकी साइज 1 माइक्रोमीटर मानी जाए, यानी 10⁻⁻6 मीटर, काफी छोटा है। गोल्ड फॉइल लिया गया और यहां से बम्बार्ड कराया गया, तो पाया ये गया इधर एक यहां से हम लाइट पास करा रहे हैं, अल्फा रेज, अल्फा रेज, अल्फा रेज, और यहां पर वापस वही कोटिंग किया गया है जिंक सल्फाइड से, जिंक सल्फाइड से। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो अल्फा पार्टिकल से हमने बम्बार्ड कराया इसके ऊपर, तो ये मैक्सिमम पार्ट अनडिविएटेड निकला, अनडिविएटेड मैक्सिमम पार्ट। कुछ पार्ट बेंड होके गया है, और कुछ पार्ट बिल्कुल डायरेक्ट रिटर्न हो गया अल्फा फॉइल एक्सपेरिमेंट में।
बीच का बहुत छोटा सा हिस्सा था जहां स्पार्क नहीं हुआ। तो उसने कंक्लूजन ये निकाला कि 1 आउट ऑफ 12,000 रेज बाउंस बैक, यानी अगर इसने यहां से 12,000 रेज दिए तो उसमें से एक ही रेज वापस आया है, रिटर्न बैक बस 1 आउट ऑफ 12,000। यानी इस एक्सपेरिमेंट से पता ये चला कि मैक्सिमम पार्ट जो एटम का होगा, मैक्सिमम पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, और ये लगभग 99% है, और इसी पार्ट को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। ये ऑर्बिट का पार्ट है। जबकि पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ एटम and in very small region। जो थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट हुआ है, यही न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज वाली चीज रिटर्न बैक हो गई, थोड़ी बहुत टकरा कर चली गई। ये सब ऑर्बिट का हिस्सा था जो कि खाली था। तो पता चला कि पॉजिटिव जो है वो थॉमसन ने जो बताया था कि पूरे पॉजिटिव स्फीयर की तरह होगा, वैसा नहीं है, बिल्कुल एटम के सेंटर में होता है और बहुत छोटा सा रीजन है, 1% पार्ट है सिर्फ। और दूसरी बात, पूरे एटम का जो साइज है उसका 10⁵ टाइम्स स्मॉलर है, smaller than atom, 10⁵ टाइम्स स्मॉलर देन एटम। पूरे एटम के जो भी साइज होंगे उसका 10⁵ टाइम्स स्मॉलर है, मतलब 1,00,000 के आसपास टाइम्स स्मॉलर है। तो ये डिस्कवरी थी जिसने ये बता दिया हमें कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो वैसा नहीं है जैसा थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल में दिया था, बल्कि एटम के मैक्सिमम हिस्सा जो है वो ऑर्बिट हैं और मिनिमम पोर्शन जो होगा सेंटर में वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस होगा। यानी पॉजिटिव पार्ट सिर्फ सेंटर में है और बाकी ऑर्बिट है। अभी तक न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई, सिर्फ 2 चीजें हो रही हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे ही आपके थॉमसन मॉडल हैं, और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। तो इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली डिस्कवरी हुआ है न्यूक्लियस का। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, और पता चला कि न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन होते हैं। यही सेंटर पार्ट को न्यूक्लियस कहा गया, जो ठीक सेंटर में होगा। तो रदरफोर्ड ने 1911 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर ली। अब एक सवाल ये आता है कि गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया इसने, कुछ और क्यों नहीं लिया? तो देखिए, गोल्ड फॉइल लेने के पीछे 2-3 रीजन है। सबसे पहली बात तो ये कि ये बहुत पतला हो सकता है। पतला इसलिए हो सकता है क्योंकि ये बहुत अच्छा डक्टाइल मेटल है या मैलिएबल है। दूसरा, ये एक अच्छा रिफ्लेक्टर भी है, लाइट को रिफ्लेक्ट आसानी से कर देता है, रिफ्लेक्टर है, बाउंस बैक आसानी से हो जाएंगे। तो बेस्ट रिफ्लेक्टर होने की वजह से, डक्टिलिटी और मेलाइबल होने की वजह से गोल्ड फॉइल को इसने सेलेक्ट किया, और एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने दे दिया जिसमें इसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। और इसी डिस्कवरी के बाद रदरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया जो रिजेक्ट कर रहा था थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को। इसने कहा कि सेंटर होता है जो कि न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन होते हैं,
और बाहर ऑर्बिट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, जबकि सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है। ये हमारा एक तरह से प्लेनेटरी मॉडल है। इसने कहा कि जिस तरीके से सन होते हैं, ये न्यूक्लियस सन के माने हैं। न्यूक्लियस जो हैं इसको इसने कहा एज लाइक सन, के सन की तरह है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एज लाइक प्लैनेट है। और ये ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन यानी प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं सन के चारों तरफ। यही प्लैनेटरी मॉडल है, प्लैनेट सिस्टम, सोलर सिस्टम। तो इस तरह से आप देखें, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मूव कर रहा है और न्यूक्लियस सेंटर में है। ये कॉन्सेप्ट था रदरफोर्ड का। लेकिन जैसा कि हमें मालूम है, इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो कंटिन्यू अपनी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है। डायरेक्शन चेंज करने की वजह से आप कह सकते हैं कि ये एक्सेलरेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट करता है, इन एक्सेलरेशन, तो ये इमिट करता है एनर्जी, इमिट करता है रेडिएशन, इमिट रेडिएशन यानी एनर्जी रिलीज करता है। जब ये एनर्जी रिलीज करेगा तो जाहिर सी बात है ये अपने पाथ पर नहीं रह पाएगा, यानी धीरे धीरे इसका जो पाथ होगा वो छोटा होता चला जाएगा। यानी कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ये अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो अगली बार में फिर ऐसे फिर आकर ये न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो ये इसका ड्रॉबैक था। दिया तो इसने कॉन्सेप्ट सही, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि इलेक्ट्रॉन यहां पर कैसे स्टैटिक है या स्टेशनरी है, इसी ऑर्बिट में क्यों रहेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट को करेक्ट करके बताया है, एक्सप्लेन किया है बोर ने। बोर ने यह बताया कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करते हैं। यानी लास्ट है हमारा बोर्स एटॉमिक थ्योरी। बोर्स एटॉमिक थ्योरी, बोर्स एटॉमिक थ्योरी जिसकी वजह से 1922 में बोर को नोबेल प्राइज मिला है। बोर को ही गॉट नोबेल प्राइज। और इसने 3 किताबें लिखी हैं। पहला एटॉमिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा और नेचर ऑफ एटम, नेचर ऑफ एटम। तो बोर ने क्या बताया, बोर ने यह कहा कि सेंटर में न्यूक्लियस होगा और इसके चारों तरफ एक ऑर्बिट है। यहां पर जब इलेक्ट्रॉन होंगे और यहां पर जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट रेडिएशन। ऐसे ऑर्बिट जहां इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी या रेडिएशन इमिट ना करे, इसको हम लोग कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट या स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट, ये ख्याल रखें कि ये इलेक्ट्रॉन अपने इस पाथ के अलावा, अगर ये यहां पर आएगा तो एनर्जी लॉस करेगा, यहां पर आएगा तो एनर्जी लॉस करेगा।
उसी तरीके से ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट के अलावा अगर यहां आ जाए एनर्जी लॉस करेगा। यानी ये वो प्लेस है जहां पर ये अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता है, क्योंकि इस प्लेस पर यानी इस डिस्टेंस पर इस पे दोनों फोर्स बराबर लगते हैं, तो नेट फोर्स जीरो होता है। यहां पर भी नेट फोर्स जीरो होता है। यानी बोर ने बताया कि न्यूक्लियस के बाहर एक पार्टिकुलर रीजन है, एक जोन है जहां पर नेट फोर्स जीरो होता है, और जब कहीं पर नेट फोर्स जीरो होगा तो याद रखिएगा वहां एनर्जी का लॉस नहीं होगा। जब एनर्जी का लॉस नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से अपने पाथ में सर्कुलेट करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट दिया बोर ने, और इस तरह से हम लोगों ने आज सारे एटॉमिक मॉडल जो हमें पढ़ने थे वो पढ़ लिए, और साथ में हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ लिया। तो आज के लिए यहीं तक। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे फर्दर बात होगी इसके आगे का। थैंक यू वेरी मच।